नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये जो कहानी है आज की, जो आपने 3 भाग तक देख चुके हैं, ये चौथा भाग है। जितेंद्र की कहानी है ये। कहानी का शीर्षक है रहस्यमय बंगला। ये एपिसोड नंबर। तो आइए चलें आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। आपने तो जान ही चुके होंगे। और मैं किन किन चक्रों में फंसा हुआ था शुरू से अंत तक, अभी तक, वो मैं सब बता ही चुका हूँ। मैं अपने गांव में अब था। मैं अपना शॉप पर, दुकान पर, जो हमारे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, और मैं वही काम कर रहा था। हाँ, पहले यही काम मैंने शुरू किया था, लेकिन काम मेरा चला नहीं। लेकिन अब ये काम मेरा सही चल रहा था, एक स्पीड से दौड़ रहा था। अब मुझे लग रहा था कि इस काम में बहुत पैसे हैं, पैसा अब आ रहा था। लेकिन जो हादसे मेरे साथ में हुए थे वो मैं भूल नहीं सकता था। आप उस जो बाबा थे, फकीर बाबा, उन्होंने एक माला दिया था और बोले कि 3 महीने तक इसको अपने गले में धारण करके रखना, और मैं वही माला पहन रखा था। इसके बाद ना तो वो काले शैतान मुझे नज़र आ रहे थे, और ना वो जो लड़की थी, लड़की की आत्मा, वो मुझे नज़र आ रही थी। अब इस जो घटना मेरे साथ में घटी थी, अब मैं उसे उबरने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठता, अपने दुकान पर जाता और टाइम से दुकान बढ़ा करके मैं अपने घर लौट जाता। यही मेरा जिंदगी का सिलसिला चल रहा था। लगभग अब 1.5 महीना से ऊपर बीत चुका था। अब तब तक हमारे घर में और हमारे साथ, मेरे साथ बिल्कुल शांति छाई हुई थी। कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसे मुझे डर लगे। सब कुछ माहौल बिल्कुल ठीक था। हाँ, माँ मेरी बहुत चिंता में रहती थी। मुझसे पूछती रहती थी कि बेटा, तेरे साथ कुछ घट रहा है तो बता। ना जाने कैसे उसको कुछ पता लग चुका था या नहीं लग चुका था, मैं कंफर्म नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से पूछती थी ना, तो मुझे डर लगता था। वो सीधे मेरे आंखों में झांकती, अब मैं अपनी आंखें नीचे झुका लेता, क्योंकि मैं झूठ बोला था। और वही माँ कहती थी कि देख बेटा, तुम मुझसे कुछ छिपा मत। अगर तेरे पास कुछ कहने लायक है, बताने लायक है, तो मुझे बता। मैं तेरी माँ हूँ, हमेशा तेरा भला करूँगी। तू मुझसे कोई बात मत छिपा। लेकिन मैं माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं उनको चिंता में नहीं डालना चाहता था। मैं जानता था कि जो मेरे साथ में गुजर रही है, मैं उसको अपने आप देखूंगा, संभालूंगा। लेकिन माँ को इस लफड़े में बिल्कुल नहीं डालूंगा। और वही मैं अब तक करता आ रहा था। मैं दुकान पर बैठा हुआ था और वहाँ से बस स्टैंड जो थी थोड़ी ही दूरी पर, मतलब मेरा जो दुकान था मेन रोड के बराबर में। आते जाते अब कौन बस से आ रहा है, कौन बस से जा रहा है, निगाहें तो पड़ती रहती थी जब मैं खाली जब बैठता था। और दोपहर का टाइम था। उस टाइम मेरे दुकान पर भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन इक्का दुक्का लोग आ ही जाते थे। और मैं अपना हिसाब किताब मिला रहा था, और अचानक एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जितेंद्र, जितेंद्र। अब मैं चौंक गया। मुझे लगा कि कहीं काले शैतान जैसा आवाज़ लग रहा है। मैं घबरा गया। लेकिन जब सामने देखा ना, तो मेरी हंसी छूट गई। वो तो मेरे मामा जी खड़े थे मेरे दुकान पर, बिल्कुल सामने में। अब मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं तो खाम खा डर गया था। जैसी आवाज़ में उन्होंने मुझे पुकारा था, तो मैं तो समझा कि कोई भूत प्रेत ही और इस दोपहर के टाइम में मुझे पुकार रहा है।
मैं वास्तव में उस टाइम डर गया था। मेरे चेहरे पर घबराहट देख करके मामा जी भी हंस पड़े। क्या हुआ बाजी, तू इतना क्यों डर गया? मैं झेपते हुए कहने लगा, मामा जी आपने अचानक जो आवाज़ दिया, मैं हिसाब किताब में उलझा हुआ था, तब तक आपने जोर से आवाज़ दिया। खैरियत है मामा जी, अंदर आइए, ठंडा उंडा पीजिए। मैं उनको दुकान के अंदर ले लिया, ठंडा उंडा पिलाया और बातचीत चलने लगा। मैं उनसे पूछा, मामा जी आप कुछ दिन पहले तो आके गए थे, सब घर में खैरियत है ना? तब वो कहने लगे, हाँ बेटा मैं आया था और तेरे मामी भी ठीक है, तेरे सब कुछ परिवार में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरी माँ ने मुझे बुलाई थी और वही मैं अब माँ से मिलने जा रहा हूँ। मैं जब उनकी बात सुना तो कोई ज़्यादा आश्चर्य में नहीं था, क्योंकि दोनों बहन भाई थे, कभी भी आ सकते थे, कभी भी जा सकते थे। मैंने बोला, मामा जी ठीक है आप घर चले जाओ, क्योंकि मेरा टाइम तो शाम का है, रात का, घर पहुँचते रात भी हो जाती है कई बार, तो आप चले जाइए, मैं अपने टाइम पर आ जाऊंगा। मामा जी कहने लगे, बेटा मैं रुकूंगा नहीं, मैंने तेरी माँ से मिल करके और वापस आऊँगा, मुझे अपने घर भी जाना है। मामा जी पास में ही रहते थे, ज़्यादा दूर पर उनका गांव नहीं था। इसके बाद वो चले गए, मैं अपने काम में अब उलझ गया। उसके बाद ग्राहक भी आना जाना शुरू हो गया और जब मैं करीब 3 बजे के आसपास जब फारिग हुआ और तब मामा जी को देखा, वो हमारी दुकान की तरफ आ रहे थे। दुकान पर आए, बोले, बेटा मैं अब जा रहा हूँ, मिलूँगा, जल्दी मिलूँगा। यानी कि मामा जी आप बताइए मेरे लिए कोई सेवा, कुछ खाना हो पीना हो, जो भी होता है आदर सत्कार मैं मामा जी के साथ करना चाहता था। लेकिन मामा जी कहने लगे, बेटा मैं जल्दी में हूँ, फिर मिलूँगा, आऊँगा ना तब फुर्सत से बात करूँगा। इसके बाद वो रुके नहीं, चले गए। चलिए मामला रफा दफा हो गया। मैं अब शाम के टाइम दुकान बढ़ा करके अपने घर पहुंचा। सब कुछ ठीक ठाक था, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हर रोज रहा करता था। मैं मज़े से माँ के पास बैठा भी, बातचीत भी हुआ और मैं जिक्र किया कि मामा जी आ जाए थे, सब कुछ सही है ना मामा जी, बता रहे थे ना माँ? अब माँ कहने लगी, हाँ बेटा सब कुछ सही है, उनके परिवार में ठीक है, लेकिन मुझे एक चिंता सता रही है बेटा। मैं बोला, माँ मेरे रहते हुए आपको क्यों चिंता हो रही है? वो चिंता का कारण बताओ, हो सकता है मैं उसको दूर करूं। तब मेरी माँ मेरी तरफ देखने लगी, उसकी जो नज़र थी मैं मिला नहीं सकता था। मैं अपनी आंखें झुका लिया। माँ कहने लगी कि बेटा तेरे को पता है मामा जी किस लिए आए थे? मैंने बोला, नहीं, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। तब वो कहने लगे, तेरे लिए रिश्ता लेके आए थे, एक उन्होंने लड़की देख रखी है और उनसे वादा कर रखा है कि मैं अपने भांजे की शादी अब तुम्हारे साथ कराऊंगा, तुम्हारी बेटी के साथ में, और इसीलिए वो आए थे, तुमसे वो बात नहीं कर पाए। आप तो मैं जैसे शक्ति में आ गया। अभी मेरी उम्र क्या थी, 22 साल के आसपास। इस उम्र में भला मैं शादी करूंगा? नहीं, कभी नहीं। मैं माँ को समझाने लगा, अरे माँ ये क्या तुम सोच रही हो, अभी मेरी उम्र 22 साल है, इस उम्र में कह रही हो कि शादी कर लो? अरे अभी तो मेरे पैरों पर खड़ा होना है, मुझे अभी संसार देखना है, और तब मैं सोचूंगा इसके बारे में। लेकिन माँ कहने लगी, बेटा ये रिश्ता जो तेरे मामा लेके आए हैं ना, ये रिश्ता को मना मत कर। लड़की बेहद खूबसूरत है, अगर तू देख लेगा ना तो तू खुद ही मना नहीं कर पाएगा। इतनी खूबसूरत लड़की एक हीरोइन की तरह दिखती है, पढ़ी लिखी भी है। मैं कहता हूँ कि ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा बेटा, तू हाँ कर दे। मैं फिर माँ को समझाने लगा कि माँ तुम जल्दीबाजी कर रही हो, ऐसा मत करो माँ, आप समझती हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मेरी उम्र देखो, अभी मुझे कहाँ आगे तक जाना है, मैं अभी इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन माँ मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी, कहने लगी कि बेटा बार बार रिश्ता ऐसा नहीं मिलता है। मैं अब मामा जी को पक्का वादा कर चुकी हूँ कि शादी होगी और तुझे करना ही पड़ेगा। मैं देख घर में अकेली हूँ, अब तेरी बहुरिया आ जाएगी तो मेरे काम में मदद तो करेगी। तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो सोच। अब माँ ऐसी ऐसी बात करने लगी कि मेरा तो कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था मुंह से। मैं बस माँ की तरफ देखते जा रहा था। माँ वही सब बात बार बार बोल रही थी कि बेटा
अब मैंने तेरे मामा से वादा कर चुकी हूँ, प्रॉमिस कर चुकी हूँ, अब तू हाँ ही बोलते। शादी तो करना ही है, आज नहीं करना, 1 महीने के बाद करना, लेकिन करना तो जरूर है। तू लड़की देख ले, अगर तू देख करके लड़की को अगर बोलेगा कि ना मुझे पसंद नहीं है तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन एक बार लड़की तो देख ले। अब माँ के जीत के आगे मैं हार चुका था। माँ को मैं तकलीफ भी देना नहीं चाहता था, माँ को हमेशा खुश रखना चाहता था, जैसे पिताजी हमारे खुश रखते थे, माँ को एक एक चीज़ का ध्यान रखते थे, मैं क्यों ना रखूं। आखिरकार मैं पसीज गया, बोला माँ पहले मैं लड़की देखूंगा। आपने लड़की देखी है? तो माँ बोली नहीं बेटा, तेरे मामा जी ने ही बताया। तब मैं बोला कि आप भी चलो और मैं भी देखूंगा, जब आपको लड़की पसंद आ जाएगी तो मुझे भी आ जाएगी, अब एक बार तो देख ही लेते हैं। और इसके बाद खाना पीना और फिर वही अपने रात को बिस्तर में आ जाना। मैं अपने बिस्तर पर था, ये माँ से सब कुछ बात अब पूरी हो चुकी थी। अब मामा जी से हमें तारीख लेनी थी मिलने के लिए, उस परिवार से, उस लड़की से, ताकि आगे का कार्यक्रम अब देखा जाए, अगर लड़की पसंद आती है तो। इसके बाद मैं अब गहरी नींद में सो चुका था रोज की तरह, और अचानक वही गली में कुत्तों की रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ अब आनी शुरू हो गई। जैसे ही कुत्तों की भौंकने की, रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मेरी आंख जो थी खुल गई। अब मैं एक बार अब समझ गया था कि शायद वही लड़की अब हमारे गली की तरफ से आ रही है, और उसको देख करके जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिन से वो नज़र नहीं आई। अब मेरे गले में तो अब एक रक्षा कवच था, और वो रक्षा कवच के होते हुए हमारे समय तो आ ही नहीं पाएगी। चलो देखते हैं, अगर आती है तो क्या बोलती है। मैं इंतज़ार करने लगा, आँख अब नींद जो थी खुल चुकी थी, मैं अपने बिस्तर पर इंतज़ार कर रहा था, लेटा हुआ था। अब उसके लिए दरवाज़ा तो खोलना नहीं था, ना खिड़की खोलनी थी, वो तो बंद कमरे में कभी भी आ सकती थी, कभी भी जा सकती थी। बस मुझे डर था काले शैतानों का, अगर वो आ जाए तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। मैं बहुत डरता था उनसे, लेकिन इस लड़की से मुझे सही मायने में डर नहीं लगता था। एक अंदरूनी लगाव भी हो चुका था इस लड़की से। आखिरकार आधा घंटा के बाद मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है जो इधर उधर चल रहा है, आवाज़ आ रही है। मैं जान चुका था कि लड़की हमारे कमरे में है, इसी कमरे में है, लेकिन मेरे सामने नहीं आ रही है, इतना तो मैं समझ चुका था। मैं कुछ देर तो चुप रहा, अब फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला देखिए, आप यहाँ पर हैं मैं तो जान चुका हूँ, लेकिन आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? आप हो इस जगह पर तो मेरे सामने तो आओ, कोई बात हो तो मुझे बताओ। तब कुछ देर के बाद जो चलना फिरना था वो रुक गया, और एक कोने में वो मुझे नजर आई, और मैं देख करके एकदम हैरान रह गया था। उसकी जो चेहरा था एकदम उदास हुआ पड़ा था, जैसे चेहरे पर रौनक ना हो। मैं बोला कि क्या बात हो गई, क्या वो काले शैतान अब भी आपके पीछे लगे हुए हैं पकड़ने के लिए? वो बोली कि नहीं, मैं उनसे तो चकमा देकर भाग रही हूँ, इधर उधर छिप रही हूँ, और वो तुम्हारे पास ही आएंगे। उनको पता है कि मैं कहीं से भी घूम के आऊँगी तो तुम्हारे पास आऊँगी, और वो अपने शिकार में लगे होंगे, ना जाने कब आ जाएं और हमें पकड़ ले जाएं। जरिया तुम ही हो ना, मैं तुम्हारे शरीर में थी पहले, तो उनको ये जरूर मालूम है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी, कभी न कभी तो जरूर आऊँगी। लेकिन आज वो शैतान मुझे दिखे नहीं है इस इलाके में। मैं पूछने लगा कि इसका कोई समाधान भी है, हल भी है, लेकिन वो कहने लगी हल भी है, समाधान भी है, लेकिन अभी वक्त नहीं है, वक्त की कमी है। मैंने सुना कि तुम शादी करने वाले हो। मैं तो देखता ही रह गया उसकी तरफ, कि जब मेरी माँ से बात हो रही थी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9-10 बज रहा होगा रात का, और वो लड़की की आत्मा तो यहाँ पर थी भी नहीं, तो इसको कैसे मालूम? मैं एकदम घूरते हुए लड़की की तरफ
कहने लगा कि आपको कैसे मालूम कि मेरी शादी की बातचीत चल रही है? तब वो लड़की धीरे से मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं यहीं पर थी, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बात सुन रही थी। चलो अच्छा हुआ, तुम शादी कर लो, माँ की बात मान ली, यही अच्छा है। कब कर रहे हो शादी? उदास भाव से सारी कुछ बोल रही थी, जैसे उसके दिल में कसक हो। लेकिन भाई वो तो आत्मा थी, एक लड़की के रूप में थी, लेकिन थी तो आत्मा। अब उससे मेरा मेल कैसे हो सकता था? मैं सजीव और वो बिना शरीर का, तो ये कैसे संभव था? चाहता तो मैं भी था उसको, वो भी मुझे चाहती थी, लेकिन ये संभव तो हो ही नहीं सकता। आखिरकार कुछ देर हम लोग बातचीत करते रहे और तब वो कहने लगी, मुझे जाना है, फिर मैं कभी मिलूंगी, तुम जाके उस लड़की से मिलो। और मैं उस लड़की को तो देख लिया, वास्तव में लड़की बहुत खूबसूरत है, अब मेरे मानो तो तुम शादी कर लो। अब मैं और हैरान था कि इतनी जल्दी उस लड़की को देख भी आया, देख भी ली इस आत्मा ने, और बोल भी दी कि बहुत लड़की सुंदर है। हाँ, ये आत्मा है, ये तो कुछ भी कर सकती है। अब मेरे दिल में एक संतोष था कि चलो इस लड़की की आत्मा ने अब जिस लड़की से मेरी शादी होनी है उसको देख भी आई। अब वो जब इसने हाँ बोल दिया तो इसका मतलब लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, और माँ जो कह रही थी बात सही भी है। और इसके बाद कब चली गई वो, इसके बाद मुझे नींद भी आ गई। और सुबह जब उठे तो माँ कह रही थी कि बेटा ये जाते जाते कुछ सामान भी घर पर दे जा, कुछ ज़रूरी सामान है और घर में ख़त्म भी है। मैंने बोला हाँ माँ, आप मुझे बताओ क्या क्या सामान लाना है और लिस्ट बना देते हैं, इसके बाद मैं ले आता हूँ। पास में ही अब एक दुकान थी परचून की, वहाँ सामान लेके आना था। अब मैं जब वहाँ पर दुकान पर गया लेने के लिए, सुबह के ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, करीब करीब 8 साढ़े 8 का टाइम था सुबह का। आज जब मैं दुकान पर गया तो दुकान एकदम खाली था। अब घर के अंदर में दुकान थी, बिल्कुल दुकानदार जो भी था या दुकान चलाने वाला कोई व्यक्ति उस जगह पर मौजूद नहीं था। मैं आवाज़ लगाने लगा, जैसे ही आवाज़ लगाया ना, तो जिस लड़की की आत्मा से मैं मिलता था, जो वो लड़की उसी दुकान के अंदर एक कोने में मुझे दिखाई पड़ी। सुबह के टाइम में 8:30 का आस का टाइम हो रहा था, और उस लड़की को देख करके तो मैं एकदम डर गया कि ये लड़की कौन, ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो क्या ये आत्मा अब यहाँ पर रह रही है, इस दुकान के अंदर में यहाँ छिपी हुई है? जब तक मैं अपनी नज़रें साफ करके आंखें मल करके दोबारा देखता तो वहाँ थी ही नहीं। अब मुझे और डर लगने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तब तक दुकानदार आ गया, बोलने लगा, जितेंद्र बाबू क्या चाहिए आपको? मैं पर्ची पकड़ा दिया कि ये सामान चाहिए, आप मुझे जल्दी दे दीजिए। मैं सामान तो ले लिया, घर पर भी दे आया। दुकान जा रहा था, रास्ते भर यही सोचता रहा कि लड़की की आत्मा अब हमारे घर में ना रह करके अब वैसे मेरे शरीर में अब रह नहीं सकती थी, तो उस दुकानदार के पास शायद रह रही है क्या, अपना ठिकाना उसने वहाँ बना लिया क्या। खैर इसी में सोचते सोचते कब दुकान आ गया, कब पता भी नहीं चला। अब ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। लड़की वो आत्मा फिर मुझे नहीं मिली। मैं उसका इंतजार करता था बातचीत करने के लिए, लेकिन वो आती ही नहीं थी। अब कई दिन बीत चुके। फिर एक दोपहर में मामा जी आए। बस से उतरते ही मैं उनको देख लिया था। मामा जी सीधे दुकान पर आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, भांजे कैसा है तू? मैंने कहा मामा जी मैं ठीक हूँ। तब वो कहने लगे कि देख, मैंने तेरी शादी पक्का कर दिया है तेरे माँ के कहने से। मैं उस दिन तुझे बताया नहीं बेटा, लड़की बहुत सुंदर है, तू देखेगा तो देखते रह जाएगा। तो अब एक तारीख निकाल लो कि लड़की से मुलाकात कर दें, उसके परिवार से मिल लो, और फिर हम शादी की तारीख भी पक्का करें। तो मैं जा रहा हूँ, सीधा तेरे माँ से बात करता हूँ, तारीख निश्चित कर लेते हैं, देखा देखाई का। इसके बाद आगे की बात पक्की होगी। अब मैं क्या बोलूँ, मामा जी अब वहाँ से घर चले गए। घर जाने के बाद वो वापस भी आए, मुझसे मिले, और फिर वो तारीख भी बताई कि तेरी माँ ने ये तारीख फिक्स किया है, उस तारीख को हम लोग जाएंगे,
तू भी तैयार रहना, लड़की तुझे ही देखनी है, तुझे ही पसंद करनी है। अब इसके बाद ना तो वो आत्मा मुझे नज़र आई और ना वो शैतान कभी नज़र आए। हाँ, रात को जब भी मैं बिस्तर पर अकेले होता था तो उस लड़की की याद जरूर आती थी। मैं उसको देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन वो अब हमारे घर के अंदर बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं उस दुकान पर भी गया, आते वक्त भी जाते वक्त भी, किसी न किसी बहाने से, ताकि उसकी दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए, लेकिन वहाँ थी ही नहीं। वो दुकानदार ही मौजूद रहता था वहाँ पर। सुबह के टाइम में भी जब मैं अपने दुकान से वापस आता था तब भी वो दुकानदार वहाँ मौजूद होता था। वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। खैर, अब वो वक्त आ चुका था देखा दिखाई का, लड़की का। मैं और माँ और कुछ रिश्तेदार हमारे अब उस लड़की के गांव में गए, वहाँ देखा दिखाई हुई। वास्तव में लड़की बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। जैसा उस आत्मा ने कहा था सब कुछ वैसे ही थी। इसके बाद तो रिश्ता तय हो चुका था और कुछ ही दिनों के बाद अब हमारी शादी की तारीख भी अब पक्की हो गई थी। लड़की वालों को जल्दी थी शादी करने की और हमारी माँ को भी जल्दी थी, दोनों तरफ से जल्दी थी। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी उस लड़की को देखने के बाद भी। मैं चाहता था कि उस शादी कुछ दिन टल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मैं हर रात को उस लड़की को इंतज़ार करता, उस आत्मा को, कि आकर के मुझसे मिले। मैं उससे बात करना चाहता था, कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आई। आखिरकार अब शादी भी मेरी अब हो चुका था। बारात भी गया, दूल्हा भी बना और दुल्हन भी अब मेरे घर में आ चुकी थी। और वास्तव में मेरी जो पत्नी थी बहुत खूबसूरत थी। अब जैसे अंधेरे में एक जो हीरा होता है चमकता है, वैसे ही मेरी पत्नी थी। मेरे आस पड़ोस गांव सब खुश थे कि चलो जितेंद्र, तुम्हारी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी लड़की हमारे गांव में नहीं आई है जितनी खूबसूरत तुम्हारी पत्नी है। मैं भी बहुत खुश हो जाता था अपनी पत्नी की तारीफ पा करके। और एक एक रात गुजरने लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब वो महीना कब आ गया मुझे ध्यान भी नहीं है। जब 3 महीना पूरा होने वाला था उस माला का, अब वो कब बीत गया मुझे याद भी नहीं। मैं सीधा दुकान जाता था, दुकान से घर, घर में पत्नी के साथ। अब वही सब कुछ रह गया था। अब पत्नी इतना प्यार देती थी कि मैं सब कुछ भूलने से लगा था। मुझे लगा कि सब कुछ भूल जाना चाहिए। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसको बहुत प्यार करता था। और उस घटना को, सब कुछ कहानी को मैं भूलने लगा था। 3 महीना निकल चुका था, लेकिन ना अभी तक ना तो वो आत्मा लड़की दोबारा मेरे पास मिलने आई थी और ना वो काले काले 3 जो शैतान लोग थे वो हमारे पास में आए। मुझे लगने लगा कि अब सब कुछ सही हो गया है। वो लड़की भी जान चुकी है कि मेरी शादी हो गई है, अब तो वो मेरे नज़दीक भी नहीं आएगी। मुझे ऐसा ही लगने लगा, जब वो नहीं आएगी तो शैतान भी नहीं आएंगे। उसी के पीछा करते तो हमारे घर में आते थे। तो चलो अब सब कुछ अच्छा हो गया, कहानी खत्म, यही सब कुछ मान चुका था। अब एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर, हम दोनों अब प्रेम से बातें कर रहे थे। एक दूसरे को अब जान चुके थे और जानना चाहते थे। मैं उनके बारे में, अपने पत्नी के बारे में पूछता था, वो मेरे बारे में पूछती थी, अपने जीवनी के बारे में। आप बचपन से लेकर आपने क्या किया, वही सब चल रहा था। अब मैं छुपाया नहीं अपनी पत्नी से। जो भी बात मेरे साथ हुई थी उस कोठी में, उस बंगला में, अब मैं वो बात अब धीरे धीरे करके बताने लगा। आज जब मैं बोलता तो मेरी पत्नी हंसने लगती, कहती क्या मजाक बना रहे हो, मैं इतनी पागल नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है कि किसी आप आत्मा से मिले हो, ये मैं मान नहीं सकती। देखो साइंस का युग है, ऐसे युग में भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। ये तो बहुत पहले की कहानी होती होगी। अगर मैं पहले होती तो मैं ज़रूर मान लेती, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इन चीज़ों के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। अब वास्तव में भूत प्रेत में वो जरा भी यकीन नहीं करती थी। साइंस के स्टूडेंट थी, साइंस की बात किया करती थी। अब कहती थी कि आत्मा जो निकल जाता है ना, दोबारा वो नज़र नहीं आता है।
आप जो बोल रहे हो किस्से कहानी तक ही सीमित है, इसके आगे उनकी कोई पहचान ही नहीं है। अब मैं उसको समझाता कि देखो जो जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, सच्ची घटना है, सच्ची बात है। लेकिन वो हंसती मेरी बात पर, कहने लगती कि जितेंद्र, आप जो कह रहे हैं ना, कहानी तो बहुत मज़ेदार है, उसमें मुझे मज़ा भी आया, लेकिन ये सब घटना झूठी है, आप बताओ है ना। मैं चुप रह जाता उसकी चेहरे की तरफ देख करके। अब मैं बोला कि चलो नहीं मानती है, अच्छा है, अपनी तरफ से तो मैंने कोई बात छिपाया नहीं, आगे इसकी मर्जी। अब कुछ रात ऐसे ही बीत चुका था, बहुत आराम से, प्रेम से, ना वो उस आत्मा का दर्शन हुआ, ना उन शैतानों का दर्शन हुआ। और मज़े की बात है, जो फकीर बाबा भी हमारी दुकान पर नहीं आए। अब मुझे लगा कि चलो सब टंटा ख़त्म हो चुका है, अब कभी आएंगे तो मैं बता दूंगा कि अब सब कुछ सही है, कोई विशेष बात नहीं है। और एक रात पत्नी ने कुछ चीज़ मंगाई थी, एक स्वादिष्ट मिठाई। मैं अपने दुकान के पास से एक हलवाई से मैं विशेष ऑर्डर दे करके उसको बनवाया था। मिठाई स्वादिष्ट थी और मेरी पत्नी को बहुत ही पसंद थी। रात के टाइम मैं वही मिठाई लेकर के घर की तरफ चला और अचानक लगा, रात के अकेले में था, मेरे साथ में कोई नहीं था, और अचानक लगा कि जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा हो, आवाज़ आ रही थी। मैं मुड़ मुड़ कर देखता था, मुझे लगा कि कहीं वही आत्मा लड़की तो नहीं है। लेकिन जब सामने कोई ना हो तो मैं थोड़ा शंका में पड़ गया था, डर भी लग रहा था कि कहीं कोई दूसरा भूत पिशाच तो मेरे पीछे नहीं लग गया। लेकिन मेरे गले में वो माला भी थी। हाँ, उसका जो टाइम पीरियड था ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैंने अभी तक उतारा नहीं था। एक विश्वास था दिल के अंदर में कि माला मेरे पास में है तो मुझे कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं वही सब ध्यान करके आगे चलता जाता था। कदम की आवाज़, जब किसी पैरों की आवाज़ आती ना, तो मैं रुक करके पीछे मुड़ करके देख लेता था, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। मैं अपने गांव तक पहुंच गया। गांव में पहुंचने के बाद गली के अंदर पहुंचा जहां मेरा घर था, और वहां तक आवाज़ मुझे सुनाई दी। मतलब जो भी मेरे पीछे लगा था वहां तक मेरा पीछा किया था। मैं जब अपने दरवाजे पर आके खड़ा हुआ, दरवाज़ा का कुंडी खटखटाने लगा, दरवाज़ा मेरे माँ ने खोला, और तब तक मैं बाहर देख रहा था, गली में देख रहा था। माँ ने मेरे से पूछा कि क्या बात है बेटा, ये गली में बार बार किसको देख रहे हो, कौन है तुम्हारे पीछे, क्या कोई दोस्त वगैरह है क्या। मैंने माँ से बोला, नहीं माँ, मुझे अंदेशा लगा था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया, हो सकता है मेरे मन का वहम हो। माँ भी कहने लगी, बेटा तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, रात का ज़्यादा टाइम हो चुका है, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, अंदर ही बात करेंगे। अब माँ कुछ देर तक दरवाजे बंद करने के बाद भी वहाँ खड़ी रही, दरवाजे पर कान सटाए हुए। अब मैं अपने पत्नी के पास आ गया, मिठाई अब दे दिया, मेरी पत्नी भी खुश। और उधर माँ जो दरवाजे पर कान लगा के खड़ी थी ना, अभी तक वो आई नहीं। तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ। मैं पत्नी के कमरे से निकल करके अब जब दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा मेरी माँ वहीं खड़ी है दरवाजे पर, दरवाज़ा बंद है, हाँ कान लगाए हुए है, जैसे बाहर का आप आवाज़ को सुनने के प्रयत्न कर रही हो। मैंने माँ को चौंका दिया, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक दरवाजे पर क्या कान लगा के सुन रही हो। तब वो माँ कहने लगी, नहीं बेटा बस ऐसे अंदाज़ा लगा रही थी, जो तूने बोला था, मुझे लगा कोई चोर उचक्का तो गली में नहीं घूम रहा है, और कोई विशेष नहीं बात नहीं बेटा, जाओ तुम आराम करो। माँ भी अपने कमरे में चली गई, हम भी अपने कमरे में थे, खाना पीना खा करके हम आराम करने लगे। आधी रात हो चुकी थी, बात हम करते करते अब मेरी आंखों में भी अब नींद आने लगी थी। अब मेरी पत्नी जो थी उसको भी आंखों में नींद मुझे साफ दिख रहा था, और मैं अपने पत्नी को गुड नाइट बोला कि आप सोइए, और मैं भी सो रहा हूँ। अब जैसे ही हम दोनों सोए गहरी नींद में, मैं सबसे पहले मैं सो गया था। मुझे याद नहीं कि मेरी पत्नी कब सोई थी, लेकिन मैं उनकी आंखों को देखकर बोल सकता था कि नींद उनको भी तेज आ रही थी, लेकिन मैं देख ही नहीं पाया कि कब सोई, मैं पहले ही सो चुका था। और अचानक मेरी जो पत्नी थी मुझे उठा रही थी, मुझे झंझोड़ रही थी जोर जोर से।
ऐसा कभी नहीं करती थी, पढ़ी लिखी थी। अब बड़े प्रेम से कोई बात हो तो उठाती थी, ये जी उठिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं, बड़ी प्रेम से। लेकिन उस रात को मुझे तो झंझोड़ रही थी किसी जानवर की तरह से, और कुछ बोल नहीं रही थी, बस झंझोड़ती जा रही थी। जब मैं आंख खुला ना तो अपनी पत्नी को देख करके और बोली पड़ा, ये क्या मजाक है, आप मुझे क्यों इस तरह उठा रही है? आप बोल भी तो सकती थी कि आप उठ जाओ, बात क्या है? पत्नी का जो चेहरा था बालों से ढका हुआ था आगे, और वो मेरी तरफ मुड़ी। जब मैंने उसकी तरफ देखा ना तो मेरी तो हालत खराब हो गई। पत्नी की आंखें एकदम अंगार की तरह दहक रहे थे, चेहरे पर वो जो सुंदरता थी ना वो गायब हो चुकी थी। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है ऐसे नजर आ रहा है। आंखें बड़ी बड़ी चौड़ी हुई पड़ी और लाल लाल दिखाई पड़ रही है। वो अब लग रहा था कि अपने आप ही में ना हो, बस मुझे तरफ देख रही थी, अब जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। और मुझे अभी भी डर लगने लगा उसको देख करके। मैं डांटते हुए कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या मजाक है? मैं जो भूत प्रेत की कहानी सुना रहा था तो तुमने तो बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश करती हो? मैं एक बार तो ऐसा ही बोला, लेकिन मेरी बातों का उस पर असर नहीं हुआ। वो जैसी थी वैसे ही मुझे घूर रही थी। मैं बार बार कह रहा था कि इस क्या मजाक चल रहा है, देखो रात ज़्यादा हो चुकी है, अब मजाक ख़त्म करो, आप भी लेटो मैं भी लेटूं। अगर आपको नहीं सुना तो मुझे सोने दो। तब तक वो जो मुझे घूर रही थी ना, अब अचानक मेरे सीने पर आके सवार हो गई और मुझे बेतहासा गले पर अब एक तरह से हाथ का दबाव लगाने लगी, जैसे मेरा गला घोटना चाहती हो, मुझे मारना चाहती हो। और वास्तव में गला घोटते घोटते मुझे थप्पड़ भी लगा रही थी, नोच खसोट रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेरी पत्नी है। अगर मेरी पत्नी होती तो मेरे साथ में ऐसा थोड़ी करती बर्ताव। मैं उसको धकेलने की कोशिश कर रहा, अपने पत्नी को बोल रहा, ये क्या बदतमीजी है, आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप शांत हो जाओ, कोई बात हो तो मुझे बताओ। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुझे घायल करने की कोशिश, मेरे को गला दबाने की कोशिश, मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ गाल पर दी जा रही थी। आखिरकार एक सहने की सीमा होती थी और वो सीमा कब की पार हो चुकी थी। और मैं गुस्से में अब डांटने लगा, जोर जोर से मैं धकेलने लगा कि तुम शांत हो जाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसी हरकत कोई करता है? तुम शांत क्यों नहीं हो रही? क्या हुआ तुम्हारे साथ में? लेकिन कोई भी जवाब नहीं। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा ना तो माँ का नींद खुल गया और वो उठ करके दरवाजे के पास आ गई और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, जितेंद्र बेटा क्या हो रहा है, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो क्या आपस में? देखो बेटा ठीक नहीं, अभी तुम्हारी शादी के कुछ ही दिन हुए, आराम से रहो। पड़ोस में अब लोग कान लगा के बैठे रहते हैं कि कुछ सुने, मज़ा लेने की कोशिश करेंगे। बेटा ऐसा आप लोग मत करो, जितेंद्र बेटा शांत हो जाओ। लेकिन मैं तो शांत हो जाऊं, लेकिन मेरी पत्नी शांत हो तब ना। आखिरकार मुझे माँ को अंदर बुलाना ही पड़ा। मैं जल्दी से उठा, दरवाज़ा खोला और माँ को हाथ पकड़ के, माँ ये देखो मेरी पत्नी का, ये देखो कैसी रूप धारण कर रखी है, तुम देख के बता सकती हो कि इंसान है कहीं से? देखो मुझे कहाँ कहाँ घायल किया है, थप्पड़ देखो गाल पर लगाई है, नोच खसोट रही है, मेरा गला घोटने की कोशिश कर रही है। ये इंसान करता है माँ? आपने शादी कराया है, देखो तो सही कैसा बर्ताव कर रही है, ये पागल हो गई है क्या? जो मेरे मन में आ रहा था मैं उस टाइम बोले जा रहा था। मेरी जो माँ थी अब मेरी पत्नी की तरफ देख रही थी और कुछ देर देखने के बाद कहने लगी, बेटा ये तेरी पत्नी के शरीर में कोई साया है, ये तेरी पत्नी के शरीर को कब्जा कर रखा है बेटा, मुझे ऐसा ही लग रहा है, तेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती। और माँ मेरी डर गई थी, मेरा हाथ पकड़ कर के बाहर ले आई। गांव में आंगन होता है, आंगन में लेके आए। आप फुसफुसाते हुए कहने लगी, बेटा तू शोर मत कर, पहले तो चिल्लाना बंद कर दे, जोर से मत बोल, पड़ोसी सब जग जाएंगे और सुबह में मजा लेंगे, पूछेंगे ये सब क्या चल रहा है। मैं कहने लगा, माँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, आप तो देख ही रही हो ना, आपकी कहना मान रही है, आप पर भी हमला करने की कोशिश कर रही है, अब मुझे तो कर ही रही है।
तो इसको क्या समझाया? माँ कहने लगी, बेटा इसके ऊपर कोई जो आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कुछ भूत है, ऐसा कुछ उसके ऊपर में आ चुका है और अब अपने आप में नहीं है। उसको तो खुद भी होश नहीं है कि वो क्या कर रही है। उसकी कसूर नहीं है बेटा। अब मुझे डर लगने लगा माँ की बात सुन करके कि आधी रात का वक्त हो रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे रात के टाइम में। मैं माँ से पूछने लगा कि माँ आप क्या करें, आप क्या करें। और तभी मुझे ध्यान आया कि अरे मेरे गले में माला है और फकीर बाबा का दिया हुआ। जब मैं गला में पहन रखा हूँ तो मेरे पास में कोई भूत प्रेत नाम का चीज़ तो आना ही नहीं चाहिए। तो क्या ये मेरी पत्नी के शरीर में आकर के कहीं वो आत्मा लड़की तो नहीं है जो मुझे घायल करने की कोशिश कर रही हो? मुझे ऐसा ही लगने लगा। मैं माँ को आंगन में छोड़ करके सीधा कमरे में आया और वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहने लगा कि मैं जान चुका हूं तुम कौन हो। तुम अब समझ सकती हो कि मैं तुम्हें पहचान गया हूं। लेकिन पत्नी अभी मुझे खा जाने वाली नज़र से देख रही थी, हमला करने का आतुर थी। मैं दूरी बनाकर था। मैं बार बार बोल रहा था कि देखो मैं तुम्हें पहचान गया हूं, अब मैं जान चुका हूं कि तुम कौन हो और देखो मेरी पत्नी को छोड़ दो और तुम चले जाओ। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी पत्नी को छोड़ दो, तुम चले जाओ। लेकिन मेरी बातों का कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा था और वो ज़्यादा हिंसक होने लगी थी, गुस्से में होने लगी थी। लेकिन मैं उस आत्मा को जानता था, उस लड़की को जानता था, वो ऐसी हिंसक नहीं थी जैसी हमारी पत्नी कर रही थी इस टाइम में। तो ज़रूर कोई ना कोई अलग चक्कर है। मैं कुछ देर के बाद में अब अपने आप को समझाने लगा कि अगर वो आत्मा लड़की होती तो ज़रूर मेरी बात को सुनती, कुछ रिएक्शन देती, लेकिन वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रही है। तो क्या ये मामला है? माँ मुझे आवाज़ लगा रही थी, जितेंद्र बाहर आ जा बेटा, बाहर आ जा। लेकिन मैं माँ से कह रहा था, माँ तुम बाहर रुको, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरकार जब मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे लगने लगा कि अब क्या होगा, ये मेरी पत्नी को क्या हो गया, इस पर क्या सवार हो गया, अब मैं क्या करूं। और उसी वक्त मुझे लगा कि मुझे उस आत्मा लड़की को बुलाना चाहिए। हालांकि कैसे बुलाना है मैं इतना नहीं जानता था, बस मैं दिल में उसको याद करने लगा और आवाज़ भी लगाने लगा कि अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो तुम मेरे पास में आ जाओ, देखो मैं मुसीबत में हूँ, अब मेरी पत्नी के साथ ये सब क्या हो रहा है, आ करके मेरी मदद करो, आकर मेरी मदद करो। और वास्तव में मैं वो माला पहन रखा हूँ और मेरी पत्नी को ज़रा भी डर नहीं लग रहा है। लग रहा था कि जो माला की शक्ति है ख़त्म हो चुका है, ऐसा मुझे विश्वास हो चुका था। अब मैं उस आत्मा को बुला रहा था, गुहार कर रहा था, दिल से भी बोल रहा था, मुँह से भी आवाज़ लगा रहा था कि मेरी बात सुने और आए और इस मामले को हल करे, कुछ तो बताए कि मुझे क्या करना है। आखिरकार मेरा गुहार काम में आया। हाँ, कुछ देर के बाद अब उस कमरे के अंदर में मुझे अब अंदाज़ा लगने लगा कि वो आत्मा उस कमरे के अंदर आ चुकी है। सुगंध एक मुझे अलग महसूस हुआ। मेरी पत्नी भी खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसकी जो खुशबू थी अलग थी। अब मुझे वही विश्वास हो गया। अब मैं उस आत्मा को अब गुहार लगाने लगा, देखो मेरी पत्नी को आप बचा लो, ना जाने इसके शरीर में क्या प्रवेश कर गया है, ये अपने आप ही में नहीं है, मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मेरी माँ को भी मारने की कोशिश कर रही हो। अब मैं इतनी रात को कहाँ जाए, क्या करें, आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो। अब कुछ देर के बाद मुझे उस आत्मा का ना तो शरीर दिखा और ना आवाज़ सुनाई पड़ी। हाँ, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ जरूर मुझे सुनाई पड़ी। थप्पड़ लगा था मेरी पत्नी के गाल पर। अब मैं देखा कि जैसे ही थप्पड़ पड़ा ना, मेरी पत्नी के गाल पर 5 उंगली का निशान छप चुके थे और जोर से चीखी थी, जोर से चिल्लाई थी, अब पलंग से जैसे नीचे गिरने वाली हो, लेकिन मैं संभाल लिया था, गिरने नहीं दिया। और उसके बाद एकदम कांपने लगी, डर के मारे, जैसे जाड़ा का बुखार चढ़ गया हो। कांपते कांपते उसकी हालत खराब होने लगी। अब मैं
क्या करता भाई, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं था। अब मैं बिल्कुल डर चुका था। अब मेरे मुंह से यही निकला कि मेरी पत्नी को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। अगर आप हो यहाँ तो मेरी पत्नी को बचाओ। और इसके बाद जो जाड़ा की तरह बुखार जैसा, मैंने वो ठंडक लग रही थी, कांप रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे, और धीरे धीरे कम होने लगा। और एक पल ऐसा आया कि वो अपनी होश खो बैठी थी। अब इसके बाद मैंने एकदम और घबरा गया कि आप क्या करें। मैं माँ को आवाज़ लगाया कि माँ जल्दी आओ। माँ ने सब कुछ देखा, कहने लगी अब बेहोशी की हालत में है, अब पानी छिड़कना पड़ेगा, जल्दी से जाके पानी लिया। मैंने वही किया, पानी लेके आया, छिड़का, तब जाके होश में आई मेरी पत्नी। हाँ, जैसे ही होश में आई वो तो थी ही नहीं जैसे वो बनी हुई थी। वो अपने रूप में आ चुकी थी जैसे मेरी पत्नी थी, हंसमुख। अब सब कुछ मैं समझ चुका था कि अब उसके शरीर पर जो कोई भूत प्रेत आया था, कब्जा किया था, वो भाग चुका है। और इस काम में मैं उस लड़की ने, जो आत्मा थी, और उसने मेरी मदद किया था। अभी भी उसके गालों पर थप्पड़ का निशान मौजूद था। अब मेरी माँ कह रही थी कि तुमने थप्पड़ मारा है क्या अपनी पत्नी को? अब इतना जोर से अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हैं? अब तुम तो जानते हो कि अपने होश में नहीं थे, उसके शरीर पर किसी ने कब्जा किया, तो ये तुमने क्यों किया? मैं माँ को समझाने लगा कि माँ मैंने नहीं मारा, मैंने इसको थप्पड़ नहीं मारा माँ, मैं तो गुहार कर रहा था किसी को कि आगे कोई मदद करे। अभी भी उस आत्मा लड़की को बारे में माँ को नहीं बताया, गोल कर गया था। और मुझे लगा कि अब मैं कुछ अलग बताने लगा था। मुझे लगा कि मेरे जो पिताजी हैं वो आए हैं इस टाइम में मेरी मदद करने के लिए। शायद थप्पड़ उन्होंने मारा होगा, उस आत्मा को, उस शरीर को नहीं जो मेरी पत्नी की है। माँ को शायद विश्वास हो चुका था और वो मान भी गई थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तेरे पिताजी ही आए होंगे। कई बार मैं इस घर में उनको कभी कभी देखती हूँ कुछ पल के लिए। अब मैंने भी तो एक रात देखा था उसी चारपाई पर जिस पर लेटते थे, उसी कमरे के अंदर में। अब मैं उनके शरीर पर गिर भी चुका था। तो माँ ने विश्वास कर लिया। अब इसके बाद मेरी पत्नी होश में आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन डर मुझे ज़रूर लग रहा था कि आखिर ये नया लफड़ा क्या शुरू हो गया। अब इसके बाद जो आत्मा थी लड़की, वो मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन मुझे इतना एहसास था कि मेरे आसपास ही है, वो मेरा घर छोड़ करके अभी नहीं गई है। सुबह हो चुकी थी, मैं अब दुकान जाना था, मेरे शॉप पर जाना था, लेकिन मैं थोड़ा टाइम अपनी पत्नी के साथ व्यतीत किया, बातचीत करता रहा। और मैं पूछा रात की बात कि क्या हुआ था आपके साथ में, आप कैसी हरकत रात में कर रही थी। सब कुछ मैं अपनी पत्नी को बताया। मेरी पत्नी बोली कि बस मुझे इतना याद है कि मैं एक भयानक सपने में थी। मैं देख रही हूँ कि मैं एक बगीचे के अंदर हूँ, बेर तोड़ रही हूँ, और बेरों का बगीचा है, बेर बड़े 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 दिखाई दे रहे थे। हम मैं बेर तोड़ रही थी, और उस बेर के ऊपर में एक काली कलोटी औरत बैठी हुई थी। अब मैं जब देखी तो डर गई। जब तक मैं भागती, उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ करके अब बेर के ऊपर में, पेड़ के ऊपर में खींच लिया। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब मैं समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जब मैं रात को उस हलवाई से मिठाई लेके चला था, जो मेरी पत्नी चाहती थी, ये स्पेशल मिठाई मैंने बनवाई थी, और मिठाई लेके चला था, तो वहाँ से लेकर के घर तक जैसे लगा कि उस मिठाई को या मेरे को कोई पीछा कर रहा है। कदमों की आवाज़ साफ सुनाई देती हुई मेरे घर तक पहुंची थी, और वो आवाज़ मेरी माँ भी सुनने की कोशिश किया था, शायद उसको सुनाई नहीं पड़ा था। हो सकता है कि कोई आत्मा मेरे पीछे पीछे इस घर में आ गई थी। मुझे अब यही लगा, मुझे अब उस आत्मा से बात करना था कि जो मेरी पत्नी के साथ में हुआ है उसमें आपका कोई हाथ तो नहीं है। तो कौन थी जो मेरे पत्नी के शरीर के अंदर आई थी और क्या चाहती थी? अब मुझे उस फकीर बाबा को याद आने लगी। मैं अब उनको याद कर रहा था कि बाबा के बहुत दिन हो गए आए नहीं, अब तो माला का एक्सपायरी डेट भी निकल चुका है। कभी आए तो मैं उनसे पूछूंगा कि सब मेरे घर में क्या चल रहा है, अब कैसे सब कुछ माहौल शांत होगा। और अब इसके बाद की जो कहानी है मैं फिर लेके आऊँगा अगले दिन ही।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं कहानी का सिलसिला आगे तक रखूँगा। कहानी लंबी है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, बोलिएगा मत। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ। उन कहानियों में भी बहुत आपको आनंद आएगा। फिर हम मिलते हैं कल इसी कहानी के साथ में, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।